नमस्कार दोस्तों, A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग सीपीसी का अध्ययन कर रहे थे और यह जो लेक्चर संख्या आपका 5 है। इससे पहले जो हम सीपीसी का अध्ययन पिछले 4 लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने धारा 26 तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। और इस लेक्चर सीरीज में हम अपने सीपीसी के चैप्टर संख्या 1 यानी कि भाग 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें धारा 27 से 35 तक का उपबंध है। और उसके बाद जो है हम इसी लेक्चर में भाग संख्या 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो कि निष्पादन के बारे में है, और धारा 36 से लेकर के 46 तक में इसमें प्रावधान हम आज पढ़ाने वाले हैं। बाकी जो है चैप्टर संख्या 2 है, इसमें आपका और भी सेक्शंस आगे हैं, उसको हम जो है अगली लेक्चर सीरीज में या फिर अगली वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं। खंड 4 समन और प्रकटीकरण, धारा 27 से 32। देखिए, ये जो खंड 4 है आपका, ये खंड 4 ये है, और ये भाग 1 यानी कि चैप्टर संख्या 1 है, जो कि साधारणतः वादों के विषय से संबंधित है। इस चैप्टर को जो है हम 6 खंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जिसमें से हमारे पहले 4 जो हैं, ये 4 खंड कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 3 खंड कंप्लीट हो चुके हैं, और ये चौथा खंड आपका आज शुरू होने वाला है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं या फिर कैसे कैसे प्रश्न बनने की संभावना है, उसको हम देखते हैं। खंड 4 के बाद खंड 5 आपका निर्णय और डिक्री, और खंड 6 जो है खर्चों के बारे में बात करता है, और इनके जो सेक्शन है वो हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए इसको खंड 4 को देखते हैं। धारा 27 प्रतिवादियों को समन। डायरेक्ट भी पूछी जाती है कि प्रतिवादियों को समन से संबंधित प्रावधान किस धारा में है। तो धारा 27 में आपको प्रतिवादियों को समन से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए, इसमें लिखा है कि जहां वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है, वहां न्यायालय प्रतिवादी को दावे का उत्तर यानी कि डब्लू, जो है डब्लू मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट, देने के लिए वाद संस्थित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर समन जारी कर सकेगा। और यह जो प्रावधान है आपका 30 दिन का जो प्रावधान है, ये कब जोड़ा गया है? संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा जोड़ा गया है। मतलब ये है, कहता है आपको कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद दायर किया जाता है, सिविल सूट दायर किया जाता है, तो सिविल सूट दायर करने के बाद न्यायालय जो है अपोजिट पार्टी को समन जारी करता है। और समन किस प्रकार के लिए जारी करता है कि वो न्यायालय में उपस्थित हो और अपना जवाब दाखिल करे, यानी कि जो उसके खिलाफ दावा किया गया है उस दावे का उत्तर देने के लिए क्या करे? अपना जवाब दाखिल करे। और उसको क्या बोलते हैं? WS बोलते हैं, यानी कि रिटन स्टेटमेंट उसको बोलते हैं। तो उसमें आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है कि न्यायालय जो है समन जारी करने के लिए कितने दिन का समन, मतलब कितने दिन के अंदर उसको समन जारी कर सकेगा? तो 30 दिन के अंदर उसको समन जारी कर सकेगा। और ये 30 दिन का जो प्रावधान है ये जोड़ा गया है आपका 1999 में। आगे देखते हैं। जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है, वहां समन की तामील का प्रावधान कहां पर है? तो सेक्शन नंबर 28 में इसका प्रावधान है कि यदि यदि प्रतिवादी जो है जिसके विरुद्ध वाद दाखिल किया गया है, वह व्यक्ति यदि उस राज्य से अलग किसी अन्य राज्य में निवास करता है, तो वहां जो है समन की तामील जो है समन की तामील का प्रावधान जो है सेक्शन 28 में है। और वो किस प्रकार से किया जाएगा? उस प्रकार से किया जाएगा जो उस राज्य में नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है, वहां पर समान की तामील कैसे की जाएगी? तो उस राज्य द्वारा, जिस राज्य में वह निवास करता है, उस राज्य द्वारा जो भी समन की तामील के लिए नियम बनाए गए हैं, उन नियमों द्वारा तय की जाएगी। और इसका प्रावधान आप देख रहे हैं तो सेक्शन नंबर 28 में सीपीसी के है। आगे है विदेशी समन की तामील से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? सेक्शन नंबर 29 में है। इसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है कि विदेशी समन की तामील से संबंधित प्रावधान सेक्शन नंबर 29 में है। आगे है आपका समन से संबंधित आदेश का प्रावधान, ये आपको कोरिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो आदेश आपका 5 है, ऑर्डर 5 है, इसमें क्या है? समन से संबंधित प्रावधान, मतलब आदेश का प्रावधान कहाँ पर है? ऑर्डर नंबर 5 में है। तो आपने सेक्शन 27 देखा, 28 देखा और 29 देखा,
और 27 में जो अंदर से पूछा जाता है वो 30 दिन का पूछा जाता है, आपका अमेंडमेंट भी पूछ लिया जाता है, और बाकी जो है सेक्शन 28 और 29 को डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। धारा 31 साक्षी को समन के संबंधित प्रावधान करती है। धारा 32 व्यतिक्रम करने पर शास्ति की बात करती है। शास्ति मतलब पनिशमेंट, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो सेक्शन 31 की बात करें तो डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है कि साक्षी को समन करने संबंधी प्रावधान कहाँ पर है, तो सेक्शन नंबर 31 में है। और व्यतिक्रम करने पर शास्ति का प्रावधान कहाँ पर है, तो 32 में है। देखते हैं सेक्शन 32 में क्या बात करता है। लिखा है इसमें कि समन जो कि धारा 30 के अधीन जारी किया गया है, मतलब धारा 30 के अधीन जो भी समन जारी किया जाता है, तो धारा 30 हमने पढ़ी, इसमें बताई नहीं है, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट से पढ़ सकते हैं उसको। उसमें ऐसा कोई प्रश्न बनने की संभावना कम होती है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो धारा 30 के अधीन जो समन जारी किया जाता है और उस समन का पालन कराने के लिए न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध क्या कर सकता है, यानी कि अगर वो क्या करता है, समन का पालन नहीं करता है, धारा 30 के अधीन जो समन जारी किया गया है उनका पालन नहीं करता है, तो पालन नहीं करता है तो मतलब क्या होगा, उसके लिए व्यतिक्रम, मतलब उसका क्या कर रहा है, वो व्यतिक्रम कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है। और जब किसी समन का व्यतिक्रम किया जाता है, उसके बाद उसको न्यायालय के पास क्या उपचार है। तो न्यायालय जो है प्रतिवादी के विरुद्ध क्या कर सकता है, शास्ति दे सकता है, मतलब पनिशमेंट दे सकता है। तो किस प्रकार का पनिशमेंट होगा, धारा 32 की बात करता है, 32 बताता है कि गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति को कुर्क या विक्रय का कर सकेगा, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर प्रतिकर लगा सकेगा। उपसंजाति के लिए प्रतिभूति की मांग प्रतिभूति विफल होने पर सिविल कारावास में सुपुर्द कर सकेगा। तो सिविल न्यायालय क्या कर सकेगा, यदि समन का पालन नहीं किया जाता है या फिर समन का व्यतिक्रम किया जाता है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, न्यायालय वहाँ पर उसको वारंट निकाल सकता है, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है, कुर्क का आदेश दे सकता है, उसके विक्रय को जो है उस मतलब उसकी संपत्ति का विक्रय का भी आदेश दे सकता है। ठीक है। आगे है आपका 5,000 रुपये तक का क्या कर सकता है, यहाँ पर जुर्माना लगा सकता है। तो 5,000 रुपये ये अमाउंट पूछा जाता है, और जुर्माना जो होता है वो प्रतिकर के रूप में होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 5,000 रुपये तक का जो जुर्माना लगा सकता है, ये अमाउंट आपसे पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब समन का व्यतिक्रम, जो धारा 30 के अधीन समन जारी किया जाता है, उसका व्यतिक्रम यदि कोई व्यक्ति करता है, तो वहाँ पर कितने रुपये तक का प्रतिकर का जुर्माना जो है न्यायालय लगा सकता है, तो आपका 5,000 रुपये तक का जुर्माने का 5,000 रुपये तक के प्रतिकर के लिए जुर्माना लगा सकता है। उसके आगे लिखा है कि उपसंजाति के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है, यानी कि आपको उपस्थित होना पड़ेगा, उसके लिए ले सकता है प्रतिभूति, यानी कि सिक्योरिटी ले सकता है। प्रतिभूति विफल होने पर सिविल कारावास में सुपुर्द भी कर सकता है, यानी कि सिक्योरिटी की भी मांग कर सकता है आपसे, और सिक्योरिटी अगर आप देने में विफल होते हैं तो क्या होगा, फिर आपको सिविल कारावास में भेज सकता है। तो ये सेक्शन 32 है, इसमें से कुछ क्वेश्चन अंदर से बनते हैं, और जो है आपका इसमें से कभी कभी जो है ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। बाकी एक वीडियो लास्ट में हम बना देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कौन कौन से सेक्शन पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट आपके जो है सीधे सीधे आदेश कौन से पूछे जाते हैं, या फिर कौन से नियम सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो वो लास्ट में एक ऐसी वीडियो बना देंगे, वहाँ पर आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जी, खंड 5, और ये खंड 5 जो है निर्णय और डिक्री की बात करता है। धारा 33 और 34 दो ही इसमें सेक्शन है। इसमें देखते हैं क्या है। धारा 33 यानी कि 33 निर्णय और डिक्री की बात करती है। इसमें क्या कहता है, ये कहती है न्यायालय जो है निर्णय को खुले न्यायालय में सुनाएगा। चलिए तुरंत सुनाएगा, इसको देख लेते हैं हम। ये क्या है कि धारा 33 है, ये क्या है, निर्णय और डिक्री की बात करती है। और निर्णय और डिक्री से तात्पर्य क्या बना कि न्यायालय जो कोई निर्णय सुनाएगा, यानी कि सिविल वाद का कोई निर्णय सुनाएगा, तो सबसे पहले वो तुरंत सुनाएगा। जैसे ही उसका निर्णय कंप्लीट होता है तो उसको तुरंत सुनाएगा, और अगर तुरंत नहीं सुना पाता है, कोई अड़चन आती है, तो उसको 30 दिन के अंदर उसको मतलब 30 दिन के भीतर उसको सुनाया जाना चाहिए।
और 30 दिन के अंदर मतलब किन्हीं अन्य परिस्थितियों में भी अगर 30 दिन के अंदर नहीं सुना पाता निर्णय, तो उसको जो है 60 दिन के अंदर उसको सुना देना अवश्य चाहिए। तो इस बात का प्रावधान कहाँ पर अगर देखते हैं तो ऑर्डर नंबर संख्या 20 में इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निर्णय कब सुनाया जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि सबसे पहले जो है उस निर्णय को तुरंत सुनाया जाना चाहिए। अगर तुरंत नहीं सुना सकते हैं तो आप जो है 30 दिन के अंदर उसको सुनाएंगे, और 30 दिन के अंदर भी नहीं सुना सकते हैं तो आप उसको 60 दिन के भीतर सुनाएंगे। तो निर्णय को सुनाए जाने का मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 60 दिन है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, और इसमें भी आपका कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसको आप बैरट से आप देख सकते हैं कि किस कंडीशंस में जो है आप सेक्शन मतलब 60 दिन के अंदर किसी निर्णय को सुनाएंगे। धारा 34 दामदुपाट का नियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धारा जो है दामदुपाट के नियम से संबंधित है, या फिर कौन सी धारा को दामदुपाट के नियम के उपनाम से जाना जाता है। तो धारा 34 को जो है दामदुपाट के उपनाम से जाना जाता है। क्या बात करती है? ब्याज के बारे में बात करती है। देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो लिखा है इसमें कि जहां धन के संदाय के संबंध में कोई डिक्री पारित की जाती है, तो वहां वाद संस्थित की तारीख से डिक्री की तारीख तक के समय के लिए न्यायालय मूलधन पर 6% से अनधिक की वार्षिक दर से ब्याज दिला सकता है। मतलब जब कोई डिक्री है जिसमें किसी को जो है आपको धन देना है, तो धन के बारे में अगर कोई धन नहीं देता है या फिर धन देता है, तो उसमें आपका जो है ब्याज भी दिया सकता है। तो ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, कितना ब्याज दिया जा सकता है। तो 6% से अनधिक का ब्याज जो है वार्षिक दर पर दिया जा सकता है, या फिर न्यायालय उसको दिलवाया सकता है। और वो कब से दिलाया जाएगा? वो दिलाया जाएगा आपका वाद संस्थित की तारीख से, यानी कि जिस दिन जो है वाद को दाखिल किया गया उस तारीख से कब तक के लिए, जब डिक्री पारित होती है उस समय तक के लिए। यानी कि जिस दिन जो है वाद को संस्थित किया गया उस दिन से लेकर के, और जिस दिन डिक्री पारित की गई उस तारीख तक के लिए ये जो ब्याज मिलता है या फिर न्यायालय दिलाता है, वो 6% से अनधिक का ब्याज होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका जो है पूछा जाता है कितना होगा, तो 6% से अनधिक का ब्याज जो है न्यायालय वहाँ पर दिला सकता है। आगे इसी में लिखा है कि यदि समव्यवहार वाणिज्यिक हो, मतलब कारोबार से संबंधित हो, तो यह ब्याज राशि 6% वार्षिक से अधिक हो सकती है। मतलब अगर कोई धन आपको देना है, यानी कि डिक्री में किसी धन के बारे में बता दिया गया है कि आपको जो है इतना धन देना है, और ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा समव्यवहार जो है किसी कारोबार से संबंधित है, तो वहाँ पर क्या होगा, 6% से अधिक की वार्षिक ब्याज दर हो सकती है। और अगर व्यक्तिगत धन की बात करें तो वो 6% से अनधिक नहीं होगी, और अगर कारोबार के संबंध में ऐसी डिग्री पारित की गई है तो वो जो ब्याज दर है वो 6% से अधिक हो सकती है। तो दोनों कंडीशंस को आप याद रखेंगे, बट ये वाली कंडीशंस जो है ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। खंड 6 खर्चे की बात करता है। धारा 35 से 35B तक का इसमें प्रावधान है। और धारा 35 जो है खर्चे के बारे में बताती है, और ये आपकी डायरेक्ट पूछी जाने वाली धारा है। उसके बाद देखते हैं हम धारा 35A। ये क्या कहता है कि मिथ्या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे के बारे में बात करती है। लिखा है इसमें कि यदि न्यायालय को लगता है कि कोई दावा या प्रतिरक्षा मिथ्या या तंग करने वाला है, तो न्यायालय दावों या प्रतिरक्षा का विरोध करने वाले को 3,000 रुपये तक का या अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक जो भी कम हो प्रतिकर के रूप में दिलवा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी पर क्या करता है, मुकदमा करता है, सिविल सूट करता है, और न्यायालय को लगता है कि ऐसा सिविल सूट क्या है, आपको मिथ्या है, यानी कि झूठा है, या फिर तंग करने वाला है, या फिर न्यायालय को या फिर प्रतिवादी को क्या है, तंग करने वाला है, तो उस वाद का जो भी विरोध करता है, यानी कि अपने न्यायालय दावे का या प्रतिरक्षा का क्या करता है, विरोध करता है, उस पक्षकार को क्या मिलेगा, 3,000 रुपये तक का जो है न्यायालय क्या कर सकता है, प्रतिकर के रूप में उसको दिला सकता है। और या फिर कितना दिला सकता है, अपनी धन संबंधी अधिकारिता के जो है संदर्भ में जितनी उसको पावर है उतनी उसको प्रतिकर के रूप में धनराशि दिला सकता है, और इन दोनों में से जो भी हो, वो जो भी कम हो उसको दिला सकता है। तो ये अमाउंट पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो है या फिर अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा जो भी कम हो, दोनों में से उसको दिला सकता है। तो 3,000 रुपये तक का अमाउंट उसको दिला सकता है, प्रतिकर के रूप में दिला सकता है। किसको दिला सकता है? जो भी ऐसी उसका
मतलब ऐसे मिथ्या या तंग करने वाले फैक्ट का या फिर वाद का, दावे का विरोध करता है, उसको दिला सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम धारा 35 भी विलंब कारित करने के लिए खर्चे की बात करती है, और ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर, और यहाँ से यही पूछा जाता है। ये आपका 35 डायरेक्ट पूछा जाता है, और 35B से अंदर से क्वेश्चन बनता है, ये अमाउंट पूछता है, और आपका किसको दिलाता है, जो विरोध करता है, ये भी पूछ लेता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि सेक्शन नंबर 9 से लेकर के 35B तक का था, ये कंप्लीट होता है। और यहाँ से आपका भाग 2 जो कि निष्पादन के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर आपका 36 से लेकर 74 तक इसमें प्रावधान है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निष्पादन संबंधी प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 74 तक है। और आपका कहाँ पर है, चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपका भाग 2 जो है निष्पादन से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, जैसे हमने चैप्टर 1 देखा था यानी कि भाग 1 देखा था, वो 6 खंडों में विभाजित था, जिसमें से छठा खंड जो है खर्चे से संबंधित है। इसी प्रकार से जो है चैप्टर नंबर 2 जो है ये 8 खंडों में विभाजित है, जो कि पहला साधारण, दूसरा जो है न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी, तीसरा है आपका अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि, और चौथा आपका निष्पादन की प्रक्रिया, गिरफ्तारी और निरोध, कुर्की विक्रय और आस्तियों का विवरण। तो इससे जो है क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको सामान्य रूप से बता दिया गया है कि ये जो है 8 खंडों में विभाजित है, इसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही हम इस चैप्टर को जो है खंड के रूप में पढ़ने वाले हैं। हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, जैसे आपका सेक्शन वाइज इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो है आप इसको थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, जो आप डायरेक्ट में भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो निष्पादन की बात करते हैं। और निष्पादन होता क्या है, यानी कि किसी भी आर्डर को लागू कराना, डिक्री को लागू कराना, संपादित कराना, उसको निष्पादन, उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी निष्पादन की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन जब किसी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है तो वहाँ पर हम अपने सामान्य अर्थों में उसका उल्लेख करते हैं, या फिर किसी केस लॉ का सहारा लेके उसके बारे में बताते हैं, जो कि मेंस में हम लिखते हैं। तो जैसे निष्पादन पूछ लिया आपका मेंस में, तो निष्पादन जो है आपका, निष्पादन की परिभाषा नहीं है एक्ट में, तो क्या करेंगे हम अपना सबसे पहले बताते हैं सामान्य अर्थों में उसका अर्थ बताते हैं, और अगर सामान्य अर्थ में के अलावा कोई केस लो है तो उस पर आप केस लो का विवरण भी डाल के उसकी परिभाषा को देते हैं। और ये मेंस का टॉपिक होता है, इस तरह से उसको वहाँ पर आप सॉर्ट आउट या फिर सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। धारा 36 आदेशों का लागू होना, यानी कि धारा 36 जो है ये क्या कहती है, ये आदेशों को लागू करने के बारे में बताती है। देखते हैं इसमें क्या है कि डिक्री के निष्पादन के संबंध का प्रावधान आदेश के निष्पादन के संबंध में भी लागू होगा। और आगे निष्पादन क्या होता है ये हमने अभी बता दिया था, लेकिन देख लेते हैं क्या है कि न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा डिक्री और आदेश का प्रवर्तन यानी कि लागू करना ही निष्पादन कहलाता है। तो धारा 36 जो क्या कहती है, ये यही कहती है कि जिस प्रकार से डिक्री का निष्पादन होता है उसी प्रकार से आदेश का निष्पादन भी होगा। यानी कि जो प्रावधान डिक्री के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं, वही प्रावधान जो है आदेश के निष्पादन के संबंध में भी प्रयोग किए जाएंगे या फिर लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी निष्पादन क्या होता है, तो न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा डिक्री और आदेश का प्रवर्तन यानी कि लागू कराना ही निष्पादन कहलाता है। आगे देखते हैं धारा 37 क्या कहती है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है, तो धारा 36 में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है, इसमें देखते हैं क्या है। तो परिभाषा के अंतर्गत यानी कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन न्यायालय आते हैं, इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसा न्यायालय जो प्रथम बार का न्यायालय होगा जिसने वास्तव में डिक्री पारित की होगी, तो वो क्या कहलाएगा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कहा जाएगा। अगला है अपीलीय डिक्री के मामलों में प्रथम बार का न्यायालय क्या होगा, तो जैसे आपका अपील, किसी डिक्री की अपील होती है, तो जिस न्यायालय में जो होगी आपकी फर्स्ट अपील होगी, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट अपील होती है, फिर सेकंड अपील भी होती है, और आपका क्या होता है कि अपीलीय डिक्रियों के मामले में क्या होगा, जो प्रथम बार का न्यायालय होगा यानी कि जिस न्यायालय में प्रथम बार अपील की गई है, तो वो न्यायालय क्या होगा, वो न्यायालय भी क्या होगा,
डिक्री पारित करने वाला न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो क्या करता है, डिक्री को या तो पुष्ट करता है या फिर डिक्री को डिनाइड करता है। ठीक है, तो ऐसा न्यायालय भी जिसमें प्रथम बार में जो है अपील की गई है, वो भी क्या होगा, आपका डिक्री पारित करने वाला न्यायालय माना जाएगा। आगे देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि जहां प्रथम बार का न्यायालय अस्तित्व में न रह गया हो, वहां वह न्यायालय जो निष्पादन के समय संबंधित प्रकृति के वादों को विचार करने का क्षेत्राधिकार रखता हो। यानी कि जब प्रथम बार का न्यायालय क्या है, अस्तित्व में नहीं रह जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां वह न्यायालय निष्पादन के समय क्या होगा, निष्पादन के समय संबंधित प्रकृति के वादों को विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाला अगर ऐसा कोई न्यायालय, मतलब ये न्यायालय क्या है, यहाँ पर अब अस्तित्व में नहीं रह गया है, लेकिन इसकी जगह अगर कोई और न्यायालय है जो इस प्रकार के वादों को विचारण का क्षेत्राधिकार रखता है, ऐसे वादों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखता है, तो वो भी क्या होगा, आपका प्रथम बार का न्यायालय, मतलब क्या कहलाया जाएगा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय वो कहा जाएगा। आगे है इसमें कि जहां प्रथम बार का न्यायालय डिक्री के निष्पादन का क्षेत्राधिकार खो चुका है, वहां ऐसा न्यायालय जो डिक्री के निष्पादन के समय वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार रखता हो, तो ऐसा न्यायालय भी क्या होगा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कहा जाएगा। मतलब जहां पर जो है प्रथम बार का न्यायालय होता है, जैसे कोई केस आता है किसी सिविल केस में, मतलब किसी आपका कोर्ट में केस आता है, प्रथम बार उसको केस आता है, और वो क्या होता है, बाद में वो अपने निष्पादन का अधिकार खो देता है। ठीक है, किसी भी कारणवश, या हाई कोर्ट की वजह से, या फिर किसी रूलिंग की वजह से, या कोई अन्य वजह से क्या करता है अपना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वजह से अपना क्या करता है, निष्पादन का क्षेत्र अधिकार खो चुका है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कौन होगा ऐसा न्यायालय, तो वहां पर ऐसा न्यायालय कौन होगा, ये लिखा है इसमें, वहां ऐसा न्यायालय जो डिक्री के निष्पादन के समय वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार रखता था। मतलब उस न्यायालय के जगह अगर कोई ऐसा न्यायालय है जो डिक्री के निष्पादन के समय विचारण का क्षेत्राधिकार रखता था, मतलब ट्रायल करने का क्षेत्राधिकार रखता था, जो है वहां पर क्या होगा, ऐसा न्यायालय को क्या कहा जाएगा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कहा जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कुछ थोड़ा सा इसमें आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, समझ में नहीं आती है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। धारा 38 क्या कहती है कि वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। यानी कि धारा 37 हमने क्या देखी थी, कि उस न्यायालय के बारे में बात करी थी कि जो न्यायालय जो है डिक्री पारित कर सकता है, ऐसे न्यायालय की परिभाषा की बात देखी थी। और धारा 38 जो है ये क्या कह रही है, उस न्यायालय के बारे में बात कर रही है जो न्यायालय जो है डिक्री निष्पादित कर सकेगा। यानी कि वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी, उसके बारे में प्रावधान 37 में है। और जो न्यायालय डिक्री पारित कर सकता है, उसके बारे में प्रावधान धारा 37 में है। दोनों को याद रखेंगे, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट भी। देखिए क्या लिखा है इसमें कि निष्पादित करने वाला न्यायालय कौन होता है, कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है वो न्यायालय क्या होता है, डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय माना जाता है। और जिस न्यायालय को निष्पादन हेतु डिक्री स्थानांतरित की गई है वो भी क्या होगा, निष्पादन न्यायालय होगा। यानी कि डिक्री का निष्पादन कौन कौन न्यायालय कर सकते हैं, तो ऐसा न्यायालय कर सकता है जिसने डिक्री को पारित किया है, या फिर ऐसा न्यायालय भी डिक्री को निष्पादित करा सकता है जिसको निष्पादन के लिए क्या किया गया है, स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है। ठीक है, तो ऐसे न्यायालय क्या होंगे, वो निष्पादित न्यायालय होंगे, डिक्री का निष्पादन वो कर सकते हैं। आगे इसमें नोट लिखा है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री का निष्पादन जो है 3 माह तक नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान कहाँ पर मिलता है हमें, धारा 82 के सब क्लोज 2 में इसका प्रावधान हमें मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि जब सरकार के विरुद्ध कोई डिग्री पारित कर दी जाती है तो उसका निष्पादन कब होगा, तो 3 महीने से पहले जो है उसका निष्पादन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं इसमें डिक्री का अंतरण की बात करें तो धारा 39 डिक्री के अंतरण संबंधी प्रावधान करती है। इसमें क्या लिखा है, देखा है, लिखा है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय निष्पादन हेतु डिक्री को किसी दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। लिखा है कि डिक्री धारक की प्रार्थना से भारत के किसी सक्षम न्यायालय को या स्वप्रेरणा से किसी अधीनस्थ सक्षम न्यायालय को भेज सकता है। और
चलिए इसको पहले देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि आपका डिक्री का अंतरण यानी कि डिक्री का ट्रांसफर करते हैं, मतलब कौन कर सकता है, तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय निष्पादन हेतु डिक्री को किसी दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या कहता है कि जिस न्यायालय ने डिक्री को पारित किया है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय क्या होगा, डिक्री का निष्पादन स्वयं भी करा सकता है, या फिर अगर वो नहीं कराता है, कोई अड़चन आ जाती है, कोई और फैक्ट आ जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर निष्पादन करने के लिए उसको दूसरे न्यायालय में भी भेज सकता है। ठीक है, अब किस न्यायालय में भेज सकता है इसके बारे में बताता है ये आपका, कि कब भेज सकता है। पहली चीज कि डिक्री धारक की प्रार्थना से भारत के किसी भी सेक्शन न्यायालय को भेज सकता है। तो क्वेश्चन क्या बना कि किसके आधार पर, मतलब अगर डिक्री का अंतरण करना है न्यायालय को, निष्पादन के लिए अंतरण करना है, तो क्या होगा, डिक्री धारक की प्रार्थना पर करना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आता है डिक्री धारक की प्रार्थना पर, मतलब जो डिक्री होल्डर होता है, जिसके पक्ष में डिक्री आती है, उसकी प्रार्थना पर उसको न्यायालय में आवेदन करना होगा, प्रार्थना करनी होगी कि मेरे जो डिग्री का निष्पादन है वो किसी दूसरे न्यायालय से कराया जाए, या फिर स्वयं प्रेरणा से किसी अधीनस्थ सक्षम न्यायालय को भी किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन दोनों है। पहला इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर जो है डिक्री धारक क्या करता है, प्रार्थना करता है, तो कहाँ होगा, भारत के किसी भी सक्षम न्यायालय में उसको निष्पादन के लिए भेजा जा सकता है। और अगर कोर्ट जो है अपनी मर्जी से क्या करता है, स्वयं प्रेरणा से डिक्री का अंतरण करता है, तो अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को कर सकता है, मतलब अपने जो समकक्ष उसका न्यायालय होगा उसको नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब स्वयं प्रेरणा से समकक्ष न्यायालय को नहीं कर सकता है, स्वयं प्रेरणा से केवल अपने अधीनस्थ न्यायालय को ही जो है डिक्री का ट्रांसफर कर सकता है। आगे इसमें देखते हैं कि डिक्री का अंतरण जो है निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। तो ऊपर हमने देखा ऊपर देखा था हमने कि डिक्री का जो ट्रांसफर होगा वो जो है किसके आवेदन पर या फिर कैसे किया जा सकता है, तो डिग्री धारक के प्रार्थना पत्र पर, भारत के किसी भी सक्षम न्यायालय को, या फिर सुमोटो के आधार पर यानी कि स्वयं प्रेरणा के आधार पर क्या कर सकता है, किसी भी अपने अधीनस्थ सक्षम न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है। और किन आधार होंगे, मतलब किन ग्राउंड पर जो है डिग्री को ट्रांसफर कर सकता है, इसके बारे में जो है इसी में बताया गया है। देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला पॉइंट है कि न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है से भिन्न किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जहां निर्णीत ऋणी वास्तविक रूप से निवास करता है, कारोबार का संचालन करता है, या फिर लाभ हेतु कार्य करता है। तो पहला पॉइंट जो आपका कह रहा है कि कब न्यायालय जो है डिक्री का अंतरण कर सकता है, तो जब कर सकता है जब न्यायालय जिसने डिक्री पारित करी है से भिन्न किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निर्णीत ऋणी रहता है। निर्णीत ऋणी मतलब जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वो व्यक्ति कहाँ रहता है, उस न्यायालय की परिसीमा से बाहर रहता है। जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है, इस न्यायालय की परिसीमा से क्या रहता है, बाहर रहता है, किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर रहता है। तब जो है न्यायालय क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि निर्णीत ऋणी कहाँ पर, या तो कहीं और पर निवास करता है, या फिर अपने कारोबार का संचालन करता है, या फिर लाभ हेतु कहीं और पर कार्य करता है। और ऐसा स्थान जो होगा वो उस न्यायालय से जिसने डिग्री को पारित किया है उस न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा न्यायालय होगा। ठीक है, तो पहला ग्राउंड क्या है हमारा, यही ग्राउंड है जब जो है व्यक्ति कहाँ है, किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर क्या करता है, कारोबार का संचालन करता है, वास्तविक रूप से निवास करता है, या फिर लाभ हेतु अपना कार्य करता है। चलिए आगे है आपका दूसरा पॉइंट, इसमें देख लेते हैं कि न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है कि स्थानीय क्षेत्र अधिकार के अंदर निर्णीत ऋणी का पर्याप्त संपत्ति का ना होना, किंतु प्रस्तावित दूसरे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमा के में उसकी पर्याप्त संपत्ति का होना। यानी कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित करी है उस न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर निर्णीत ऋणी की क्या है, संपत्ति पर्याप्त नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी संपत्ति प्राप्त है। मान लीजिए ए न्यायालय है और ये एक बी न्यायालय है। ए ने जो है जेड के खिलाफ क्या करी, डिग्री पारित करी, मान लेते हैं 5 लाख की डिग्री पारित करी, लेकिन इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो केवल 2 लाख की प्रॉपर्टी है। और इसकी जो दूसरा न्यायालय है इसके अंतर्गत क्या है, 10 लाख की प्रॉपर्टी इसकी व्यक्ति की, जेड व्यक्ति की जो है संपत्ति है। तो अब क्या होगा, न्यायालय को 5 लाख की डिग्री पारित करिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 लाख तो यहाँ से वसूल नहीं होगा, फिर क्या होगा, उसको डिग्री को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे न्यायालय को, क्योंकि इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर जो है 10 लाख की प्रॉपर्टी उसकी मौजूद है। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर
टेलीग्राम चैनल पर। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डिक्री ऐसी संपत्ति के विक्रय या परिधान से संबंधित हो जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर हो। यानी कि इसमें कह रहा है कि डिक्री डिक्री जो है ऐसी संपत्ति के विक्रय या परिधान से संबंधित हो, मतलब ऐसे न्यायालय की स्थानीय सीमा से बाहर होती है कि वहाँ पर वो उसका संपत्ति का विक्रय नहीं करा सकता है, परिधान उसको नहीं करा सकता है। किसी अन्य न्यायालय की क्षेत्राधिकार के बाहर होती है, मतलब जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है उस न्यायालय की सीमा से बाहर होती है कि उसका वो विक्रय नहीं करा सकता है, परिधान नहीं करा सकता है, उसका जुडिक्शन वहाँ पर नहीं लगता है। और सिविल न्यायालय जो होता है, ये क्या होता है, इसमें हर प्रत्येक सिविल न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार होता है, धन संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, वाद सुनने का क्षेत्राधिकार होता है, और जो है संपत्ति से संबंधित भी क्षेत्राधिकार होता है। एक इसकी सीमा भी निश्चित होती है, तो उस सीमा के अंदर ही वो अपने सारे कार्यों का निष्पादन करता है। तो ये हमने देखा 3 पॉइंट है कि किन आधारों पर जो है आपका डिक्री ट्रांसफर की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है, आप इसमें देख रहे हैं कि अन्य कोई उचित कारण जो लेखबद्ध करके न्यायालय को दर्शाना होगा। तो फोर्थ पॉइंट है, ये क्या है, कोई अन्य उचित कारण, रीजनेबल कारण होना चाहिए, और उसको क्या करना होगा, उसको लेखबद्ध करना होगा, अपने कारण को बताना पड़ेगा कि इस कारण से हम जो है डिक्री को ट्रांसफर कर रहे हैं निष्पादन हेतु। चलिए आगे देखते हैं। इसमें धारा 40 किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण की बात करता है। धारा 40 इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट पूछी जाती है, अगर पूछी गई तो, अदरवाइज नहीं भी पूछी जाती है। धारा 42 जो है क्या कहती है, अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोल रहा है कि जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन हेतु भेजी गई है, ऐसे न्यायालय को वो सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उस न्यायालय को प्राप्त जिसने वास्तव में डिक्री पारित की है। मतलब जिस न्यायालय को ट्रांसफर की जाती है डिक्री का निष्पादन करने के लिए, डिक्री ट्रांसफर की जाती है, तो उस जिस न्यायालय को डिक्री ट्रांसफर की गई है, तो उस न्यायालय को क्या शक्तियां प्राप्त होंगी, वही सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के पास शक्तियां थी, वही सारी शक्तियां निष्पादन करने वाले न्यायालय को भी डिक्री के निष्पादन के संदर्भ में सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। आगे इसमें लिखा है कि लेकिन क्या लिखा है कि लेकिन ऐसा न्यायालय किसी ऐसे प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा अवधारण रहा हो। इसलिए कहा जाता है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस न्यायालय को डिक्री ट्रांसफर की गई है, वो न्यायालय किस प्रश्न का विचार नहीं कर सकता है, तो ऐसे प्रश्न का वो विचार नहीं कर सकता है जिस प्रश्न का विचार जो है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय कर सकता था। यानी कि न्यायालय का अवधारण, न्यायालय द्वारा अवधान रहा हो, मतलब जो प्रश्न का निश्चय किसी ऐसे न्यायालय को करना था जो न्यायालय डिक्री को पारित कर सकता है, बट उसने नहीं किया है, और आप वो जो है डिक्री को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो न्यायालय क्या होगा, उस प्रश्न का विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो केवल क्या है, निष्पादित न्यायालय है, वो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय एक तरह से नहीं है। और इसीलिए इसको सामान्य रूप में कहा जाता है कि निष्पादन न्यायालय जो होता है वो डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है, मतलब डिक्री के में जो प्रश्न छूट गया है उनको मतलब उनको विचार में नहीं ले सकता है। आगे है आपका लिखा है धारा 45 भारत से बाहर डिक्री के निष्पादन संबंधी प्रावधान करती है। और भारत के बाहर डिक्री का निष्पादन कब होगा, तभी होगा जब विदेशी न्यायालय केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित हो, और उस विदेशी न्यायालय के बारे में राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया हो कि धारा 45 लागू होगी। तो ये क्या कहती है कि भारत के बाहर जब भी डिग्री को निष्पादन कराना हो तो कब होगा, विदेशी न्यायालय, क्योंकि जब हम भारत से बाहर किसी डिग्री का निष्पादन कराएंगे तो वो डिग्री किसी ना किसी कोर्ट के जुडिक्शन में आएगी, और वो जो कोर्ट होगा वो कोर्ट क्या होना चाहिए, विदेशी होना चाहिए, यानी कि भारत के बाहर है तो विदेशी होगा, और वो कोर्ट क्या होगा, केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित किया गया होना चाहिए। और क्या है इसमें, उस विदेशी न्यायालय के बारे में राज्य सरकार ने राजपत्र द्वारा अधिसूचित किया हो कि जो है उस न्यायालय में धारा 45 लागू होगी, यानी कि धारा 45 ये वाली लागू होगी। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है।
आगे आपका देखते हैं धारा 46 प्रिसेप्ट यानी कि आज्ञा पत्र। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है धारा 46, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। देख लेते हैं क्या है ये, कि जो न्यायालय डिग्री पारित करता है वह उस न्यायालय को आदेश अथवा निर्देश दे सकता है जो डिग्री के निष्पादन हेतु सक्षम हो। ऐसा आदेश अथवा निर्देश क्या कहलाता है? आज्ञा पत्र यानी कि प्रिसेप्ट कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब यह है कि जो न्यायालय डिग्री पारित करता है वह उस न्यायालय को आदेश दे सकता है या फिर निर्देश दे सकता है जो डिग्री के निष्पादन हेतु सक्षम हो। यानी कि जब डिग्री क्या करता है, ट्रांसफर की जाती है या फिर आदेश या और निर्देश दिया जाता है, तो जिस न्यायालय को क्या ऐसा आदेश या निर्देश दिया जा रहा है, और ऐसा आदेश या निर्देश क्या होगा, वो प्रिसेप्ट यानी कि आज्ञा पत्र कहलाएगा। ठीक है। और आगे लिखा है कि आज्ञा पत्र जो होता है केवल डिक्रीदार के आवेदन पर ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज्ञा पत्र केवल डिक्रीदार के आवेदन पर ही होगा। आगे इसमें लिखा है कि आज्ञा पत्र के अधीन यह आदेश दिया जाता है कि निष्पादन करने वाला न्यायालय निर्णीत विधि को संपत्ति कुर्क कर ले। इंपॉर्टेंट लाइन है, संपत्ति कुर्क की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आज्ञा पत्र में क्या आदेश दिया जाता है कि संपत्ति को कुर्क करने का आदेश इसमें या फिर निर्देश दिया जाता है। आगे इसमें लिखा है कि आज्ञा पत्र के अधीन कुर्क की गई संपत्ति क्या होती है? अस्थायी होती है, और जो 2 माह से अधिक के लिए नहीं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कितना समय है? 2 महीने से ज़्यादा के समय के लिए वो संपत्ति कुर्क नहीं होगी। कुर्की कैसी होती है? अस्थायी कुर्की होती है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 46 है। और कोई शब्द आपको समझ नहीं आता है, हम बार बार बोल रहे हैं, उसको आप पूछिएगा ज़रूर। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप जो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके जी वहाँ से भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना होगा @A1 और JA। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन सर्च करेंगे और वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पर हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपना वहाँ पर भी प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलिए इस स्लाइड में इतना ही है, हम जो है सेक्शन 46 तक ही अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें हम इसको देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की अब कोशिश करेंगे। पीछे कुछ समय से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे व्यक्तिगत कारणों की वजह से, तो आगे जो है हम इसको ज़रूर जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने सभी लोगों को, मित्रों को जो आर्थिक दृष्टि से पढ़ने से वंचित है, ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। और शेयर करने से कुछ नहीं जाता है। आप कभी ये भी सोचते हैं बहुत से लोग कि हम अपने नोट शेयर करते हैं या फिर अपनी जो हम पढ़ रहे हैं उसको शेयर करते हैं तो उन लोगों का जल्दी नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेहनत करेगा उसी का नंबर आएगा, चाहे आप उसको दुनिया की कोई भी किताब दे दीजिए या फिर उसको कोई भी मटेरियल नहीं दीजिए। जो ज़्यादा मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, अदरवाइज उसका जो मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।